सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना सबसे पहले इसे क्या है कि अभी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा रेखा गुप्ता। भाजपा नेता और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को अभी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको याद होगा दिल्ली में बीजेपी ने आपको हरा दिया था और इस तरह से बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापस आई है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वर्तमान में देश में बीजेपी की जहां जहां जिस जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन सभी में अगर आप देखोगे तो ये एकमात्र बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री हैं। सब जगह पुरुष हैं, यहां पे ये एकमात्र बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री है। और वैसे दिल्ली में अगर पर्टिकुलर दिल्ली में बात करोगे तो दिल्ली में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले तीन कौन कौन रही? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और इससे पहले आपकी रही थी आतिशी मारलेना। और अब ये बन गई है चौथी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की है। तो याद रखेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? रेखा गुप्ता बन गई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के कर्तव्य राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया था। उसके अलावा पुजारी ग्रंथि योजना आई थी, वैसे अब इसको हटा दो क्योंकि जब आपकी सरकार थी उन्होंने कहा था ये हम शुरू करेंगे, घोषणा कर दी थी जीत जाएंगे तो हम शुरू करेंगे। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 अभी हुआ नई दिल्ली में। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो नई दिल्ली में हुआ था, पहली बार हुआ था भारत में, नई दिल्ली में हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और इसका मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, दोनों हिरण हैं और इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान था। अब आपको बताना इसमें विजेता कौन रहा था और उप विजेता कौन रहा। उसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन ये भी नई दिल्ली में हुआ। काशी तमिल संगम, ये काशी तमिल संगम नई दिल्ली में नहीं है, ये वाराणसी में हुआ है, दिल्ली में लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी थी नई दिल्ली के रोहिणी में। और हथकरघा सम्मेलन जिसको नाम दिया मंथन, ये भी नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 अभी नई दिल्ली में हुआ जिसमें फोकस कंट्री रशिया रहा। और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम इसका नाम है, ये अभी एम्स दिल्ली में शुरू हुआ। और तीसरा इंडिया एनर्जी वीक 2025 ये नई दिल्ली में हुआ, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, वही पॉइंट है। तो दिल्ली से ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम और करते हैं। अभी पिछले एक साल में जिन जिन राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने, जहां जहां पे चुनाव हुए, तो वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, राजस्थान में बने थे भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में प्रेम सिंह तमान, हरियाणा में नायब सैनी, झारखंड में हेमंत सोरेन फिर से आ गए, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, और दिल्ली में अभी हमने देख ही लिया कौन, रेखा गुप्ता। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो पिछले एक साल में ये जो जो राज्यों में अभी नए मुख्यमंत्री बने वो हमने यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये राइट टाइम है। जुड़ी आने के फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में धर्मा गार्जन अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जापान। धर्मा गार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका छठा एडिशन है, भारत और जापान के बीच में हुआ। ये हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 25 फरवरी को ये शुरू हो रहा है और ये 9 मार्च 2025 तक चलेगा। कहाँ पर? जापान में ही, जापान के माउंट फूजी में। तो ये इतना सा आपको याद रखना है। कौन सी एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन सा संस्करण है। अब वैसे तो कल भी एक्सरसाइज से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको रिवाइज कराए थे। अभी मैं एक तो पहले आपको जापान ले चलता हूँ, उसके बाद 2025 में जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो वाली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं। और होंकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू द्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा। जापान को सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन जानते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जापान के साथ किया था। और जापान के मून मिशन का नाम स्लिम मिशन या मून स्नाइपर था। और इसके तहत जापान चांद पे पहुंचा था और चांद पर पहुंचने वाला ये 5वां देश बना था। बाद में हालांकि इनका संपर्क टूट गया, तो इसके बाद इन्होंने कहा था एक नया मून मिशन शुरू करेंगे और उसका नाम होगा हकुतो, हकुतो R2।
इसे फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। उसमें लैंडर का नाम रेजिलियंस है और रोवर टेनेशियस है। और जो 2026 में 20वें एशियन गेम्स होंगे जापान में होंगे। और अभी तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। ये भी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें पार्टनर कंट्री जापान था और फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान थे। और नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को भी लॉन्च किया था जापान ने H3 रॉकेट से। ठीक है, तो ये तो जापान के हमने कुछ करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक देख लिए। अब मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में कौन कौन सी हमने पढ़ी है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, डेविल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा था, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर शुरू किया। ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसको शुरू किया था, बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, मल्टीलेटरल है। भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से INS मुंबई ने। कहाँ कहाँ हुआ? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट्स में हुआ। एक्यूवेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, अभी राजस्थान में। विंग्ड राइडर्स भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। अभी कोमोडो अभ्यास हमने पढ़ा था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया इसमें भी। भारत की तरफ से INS शार्दुल और PATI विमान ने हिस्सा लिया, बाली इंडोनेशिया में हुआ ये। ठीक है, ये 2025 वाले अभी तक इतने एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर जिसका नाम अनंता रखा, ये कहां पर खोला? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस का उद्घाटन किया है और इसका नाम रखा है अनंता, जिसका मतलब होता है अनंत या असीम। कहां पर खोला? बेंगलुरु में, बेंगलुरु के महादेवपुरा में। इस कैंपस में 5000 से ज्यादा कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है, या इतनी क्षमता है। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। बेंगलुरु, आप पता है, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखो, बात गूगल की अगर हम करते हैं, अच्छा पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना। अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये कहां पर खुला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत डायमंड बोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी याद रखना। बाकी हम गूगल की बात कर रहे हैं, तो गूगल स्थापना होती है 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है, CEO सुंदर पिचई है और इसकी पेरेंट कंपनी होती है अल्फाबेट। और गूगल के फाउंडर ली पेज और सर्जेबिन है। ठीक है, गूगल से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। और आपको याद दिला दूं, गूगल ने अभी हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को भी लॉन्च किया था। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच गूगल ने लॉन्च किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो नाम से चिप को भी डेवलप किया गूगल ने। और भारत की नई कंट्री मैनेजर बनी थी कौन? प्रीति लोबान। तो गूगल से ये करंट अफेयर्स के और प्रश्न है, 2-4, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। यू आर फायर्ड। अब जॉब सिर्फ उसकी रहेगी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू मार्क हो, इसे इंग्लिश बोलनी भी आती हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में। किसने किया? अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। आपको बताएं, इस साल भारतीय मौसम विभाग को 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसमें इसके इतिहास, तकनीकी प्रगति और समाज में योगदान को इसमें यहाँ पे चित्रों की फॉर्म में दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य है मौसम विज्ञान की कलात्मक कहानी के माध्यम से जनता को शामिल करना। तो इसमें भारत में मौसम विज्ञान के इतिहास और विकास को दर्शाने वाले 38 चित्र शामिल हैं। भित्ति चित्र मतलब होता है दीवारों पे जो बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं ना, भित्ति चित्र उनको बोलते हैं। तो इन चित्रों में उपग्रह, सैटेलाइट्स, रडार, मानसून और चक्रवात की चेतावनियां, ये सब यहाँ पे चित्रों की फॉर्म में दर्शाया गया है। मतलब मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास चित्रों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इसीलिए कहा ये भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है। मतलब ओपन एयर है, मतलब आसमान के नीचे हो गया। आर्ट वॉल है, मतलब वॉल पर आर्ट करके बताया। म्यूजियम है, म्यूजियम मतलब म्यूजियम में क्या होता है? इतिहास बताया जाता है। तो यहाँ पे मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास बताया जा रहा है चित्रों के माध्यम से। तो ये इस तरह का भारत में पहला है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब म्यूजियम की बात है, तो म्यूजियम से बहुत सारे प्रश्न आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। चलो अभी सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, फिर अगर आपसे पूछे अभी पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय मतलब म्यूजियम, ये कहाँ पे बनेगा? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के आदिच नल्लूर में। उत्तर प्रदेश
कि अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में और उसका नाम युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय होगा। और हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। और भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुला संग्रहालय जिसका नाम शहीदी पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और म्यूजियम डे कब होता है? 18 मई को होता है। उसके अलावा देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर खुला? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये मिलेगा हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के परिसर में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में मिलेगा। नितिन गडकरी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी राजस्थान के ब्यावर में। उसके अलावा भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम है अभय प्रभावना जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया। और अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया। और उसके अलावा पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम ये गुजरात के वडनगर में अभी इसका उद्घाटन किया गया था। तो म्यूजियम से संबंधित जितने भी अभी तक आपने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े थे पिछले एक आध साल में वो सारे के आपको रिवाइज करवा दिए, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कहां पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा अजमेर में। तो अभी 17 फरवरी 2025 को राजस्थान के अजमेर के वैशाली नगर में अभी अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 10 दिनों तक चलेगा और ये 10 दिवसीय सम्मेलन अनीता बाई की याद में आयोजित किया गया। अनीता बाई ये अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु रही है। और यहाँ पर भारत में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो याद रखेंगे सिंपल सा, अभी अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन अभी वैसे 2025 के सम्मेलन तो मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवा दिया, अब तो सब आपको रट भी गया होगा। अभी 2024 के, आज मैं 2025 नहीं 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन उससे पहले ट्रांसजेंडर की भी बात हुई है, तो ट्रांसजेंडर से और क्या क्या प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, करंट अफेयर से रिलेट करते हुए कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आप देखिएगा क्या ये आपको याद है कि नहीं है। जैसे कि अभी झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी थी अमीर महतो। बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी थी मानवी मधु कश्यप। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी थी सिंधु गणपति। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला था? तेलंगाना में। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये मानवी मधु कश्यप बनी थी बिहार में। अच्छा, ये तो ऊपर पढ़ लिया ना, ये वही वाला प्रश्न है ना। उसके अलावा केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड नाम से एक योजना शुरू की थी। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है। अब समिट्स की मैंने आपसे बोला, समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ। अगर पूछे वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? रांची में। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना में। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2024 10वां संस्करण था देहरादून में हुआ। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में। 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा असम में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 जयपुर में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में। कोप 29 और इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है, ये अभी 2024 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। वैश्विक सहकारी सम्मेलन ये भारत में हुआ पहली बार। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। कोप 16 इसका संबंध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से है, ये कोलंबिया में हुआ। 2025 में अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट समिट्स बैठकें मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
सबको पता है स्टेटस कैसे लगाना है, पर एक परफेक्ट स्टेटस कहां मिलेगा? सिंपल है बॉस, ये है क्राफ्टवेयर। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण ये किस देश में किया गया? तो आंसर होगा फिलीपींस में। तो अभी हाल ही में फिलीपींस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्टैचू का भी अनावरण किया गया और उनकी ये स्टैचू गुलास कॉलेज ऑफ मेडिसिन सेबू फिलीपींस में स्थापित की गई है। इसका अनावरण इंडियन एम्बेसडर हैं जो वहां पर कौन, हर्ष कुमार जैन, उन्होंने किया है। अच्छा, अगर आपके मन में आए कि भारत में भी तो इनकी एक स्टैचू है, तिरुवल्लुवर जी की स्टैचू भारत में कहां पर है, तो वो आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलेगी, जिसकी हाइट है 133 फुट या मीटर में बोलोगे तो 41 मीटर। अच्छा, ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, ये जरूर याद रखना क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये बात है शायद दिसंबर 2023 की, जब मोदी जी ने ही फ्रांस में तिरुवल्लुवर जी की एक स्टैचू का अनावरण किया था, फ्रांस में किया था उस वक्त। तो 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में इसने पूछ लिया गया था। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, देखो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो याद रखना कहां पर उनकी स्टैचू का उद्घाटन किया गया, तो फिलीपींस में। देखो, पहले हम फिलीपींस की बात करते हैं। तो ये रहा मैप में फिलीपींस, कैपिटल मनीला होती है, करेंसी है फिलीपींस पेसो, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा, मनीला में ही। और हमने ब्रह्मोस मिसाइल ये बेची है फिलीपींस को सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर मिलेगा फिलीपींस में, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। और गोल्डन राइस को सबसे पहले इसी देश ने अप्रूव भी किया था और इन्होंने बैन भी कर दिया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इसे माना जाता है। और एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये भी यहीं पे दिया जाता है। और स्टैचूज की बात है, कुछ मैं आपको स्टैचूज रिवाइज कर रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ी। जैसे कि अगर पूछे किस देश में हनुमान जी की स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित की गई थी, तो अमेरिका के टेक्सास में 90 फुट ऊंची है। असम में लचित बोरफुकन जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, इसका नाम शौर्य की प्रतिमा रखा। और अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की स्टैचू, ये हो गया ना, ये ऊपर भी वाला प्रश्न है। इसके अलावा भी लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको भारतीय सेना का जनक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट स्टैचूज रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो आंसर होगा 2016 में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है, किसानों को नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना। और अभी 18 फरवरी 2025 को इसे पूरे 9 साल हो गए हैं और अभी बजट में इसे 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना के लिए 69,515.71 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट भी किया गया है। अच्छा, क्या होता है इस योजना में, मैं आपको कई बार बता चुका हूं वैसे इसके बारे में। तो इसमें किसानों को अगर उनकी फसल का नुकसान हो जाता है तो बीमा राशि उनको दी जाती है, लेकिन उसके लिए किसानों को किस हिसाब से, जैसे कि खरीफ की फसल है तो 2%, रबी की फसल है तो 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसलें हैं तो 5% जो भी बीमा राशि है उसका उनको देना पड़ेगा। और इसमें कहा गया कि सूखा, बाढ़, तूफान या कोई रोग लग जाता है फसल को, तो इस कारण से अगर उनकी फसल में नुकसान हो जाता है तो बीमा सुरक्षा उन्हें मिलेगा, जो भी उनका बीमा है। अगर ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसी आपदाओं से कटाई के बाद अगर 14 दिनों तक, उसके अलावा ओलावृष्टि या भूस्खलन जैसी आपदाओं से कटाई के बाद 14 दिनों तक सुरक्षा प्रदान करेंगे, मतलब 14 कटाई कर दिए फसल की, 14 दिनों की उनको सिक्योरिटी दी जाती है। 14 दिनों के अंदर अंदर नुकसान हो गया तो बीमा मिलेगा। उसके अलावा प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई न कर पाने पर 25% तक बीमा राशि का क्लेम उन्हें मिलता है इस योजना के अंतर्गत। अच्छा, इसी तरह से अभी केंद्र सरकार की कुछ और योजनाएं न्यूज में रही थी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी, 25 दिसंबर सन 2000 में। उद्देश्य था गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को आई थी, अभी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को आई थी गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई, 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को आई थी रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में आई थी, इसमें भी मैक्सिमम लोन की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया। और
पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 में आई थी रांची झारखंड से। और स्वच्छ भारत अभियान ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ और 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया। ये प्रश्न डिक्टो एग्जाम में आया था। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को और स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को आई थी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को आई थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये याद रखना 24 अप्रैल 2021 को आई थी। और मैंने कई बार इसमें आपको बताया था कि 2020 में आई थी, लेकिन 2020 में वो पायलट तौर पर फिर 2021 में पूरे देश में इसको लॉन्च कर दिया। और अभी किसी एग्जाम में 2021 को ही राइट माना था क्योंकि वहां एग्जाम में पूछा गया था, तो 2021 याद रखना है ना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये 25 अक्टूबर 2021 को आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। देखा ना, मैंने कहा ना हर बार मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और आज भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा। बाकी उजाला योजना 5 जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। डीप ओशन मिशन इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी जून 2021 में लॉन्च किया था चेन्नई से। और समुद्रयान इसी का हिस्सा है और इसी के अंतर्गत ये पनडुब्बी जिसका नाम है मत्स्य 6000 इसको पानी के अंदर भेजेंगे। तो ये कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बार बार मैं आपको रिपीट कराता रहता हूँ। अगर रेगुलर रहोगे तो कुछ तो आपको याद भी होने लगी होंगी। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ो उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, और आज नए कोई नहीं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूं कि भाई डेली जो हमारी करंट अफेयर्स की क्विज है, जहां पे जाकर के आप टेस्ट लगाते हैं, क्विज